हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ये ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज पे ही नहीं करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 10 है, और इसमें आज हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 10.4 पर, और इससे पहले के उदाहरण भी करेंगे। ओके, इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं? तो इससे पहले हम प्रश्नावली 10.1, 2, 3 ये तीनों कंप्लीट कर चुके हैं, और उससे भी पहले हम इस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो हमने बनाया था, जिसमें इसके सारे रूल रेगुलेशन जो भी हैं वृत्त के बारे में बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल बताया था। कहते हैं ना, बिल्कुल बारीकियों से एडवांस लेवल तक हर चीज़ बिल्कुल कंप्लीट करी थी। तो भाई वो अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो करते हैं यहाँ से सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई आज 10.4 प्रश्नावली में और उससे पहले के उदाहरण में किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। और इसमें एक और चीज़ बताऊं भाई, ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई आखिर तक बने रहना। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई, उदाहरण नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं हैं। भाई एक वृत्त है, उसकी दो प्रतिच्छेदी जीवाएं हैं जो प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास के से समान कोण बनाएं, तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। अब ये कहना क्या चाहता है? तो भाई जो कहना क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे किसने कहा एक वृत्त है, चलो भाई एक वृत्त कर दिया हमने, ये वृत्त हमने बना दिया। उसके बाद क्या है, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, मतलब दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है, तो भाई मैंने ये बना दिया इसे, ठीक है, ये प्रतिच्छेदी जीवाएं हो गए। ओके, उसके बाद ये कह रहा है भाई दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से जाने वाले व्यास, भाई इससे इस बिंदु से एक व्यास जा रहा है। व्यास की बात की जाए तो व्यास को मैं कहूं तो ये कुछ इस तरीके का व्यास जा रहा है, ये व्यास जा रहा है। और भाई व्यास का मतलब क्या है? व्यास जाने का मतलब ये है कि ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाएगी, यानी कि मध्य बिंदु से होकर जाएगी। तो भाई यहां पर मैं देखूं कि भाई मध्य बिंदु क्या है, तो भाई ये आपका मध्य बिंदु मैंने बना दिया, जो कि हो गया O, ठीक है, ये O जो है वो मध्य बिंदु है। डन, जो कि ये क्या है, ये व्यास है, तो भाई मध्य बिंदु जो होगा, मध्य बिंदु मतलब वृत्त का केंद्र, ठीक है, तो वृत्त का केंद्र ये आपका हो गया। चलो, तो यही यहां पर कहना चाहता है कि भाई प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला व्यास जो है व्यास से समान कोण बनाए, यानी कि क्या कह रहा है कि भाई ये जो दो हमारी जीवाएं थी, जो बीच में से एक रेखा व्यास जा रही है, इससे समान कोण बना रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण जो है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये इसने कह रखा है। अब इसने कहा है तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि भाई जीवाएं बराबर है, मतलब ये जीवा और ये जीवा दोनों जीवाएं बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग में क्या क्या चीजें हो रही है। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई, ये आ गया A, ये आ गया B, ये C और ये D, ये E और ये F और ये वाला G आ गया। भाई इतनी बात हमने लिख दी। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, तो पहले लिखते हैं हमें दिया हुआ, दिया है क्या, ठीक है, दिया है मैं भाई लिखा हमने एक वृत्त, एक वृत्त है जो कि कैसा है भाई, इसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या R मान लो, भाई इसकी त्रिज्या R है और केंद्र क्या है O है। डन, चलो ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद और क्या क्या चीजें दे रखी है, तो इसमें हमें दे रखा है कि दो जीवाएं हैं AB और CD जो कि व्यास पर एक समान कोण बना रहे हैं, यानी हमें इसमें दे रखा है कोण, कौन सा, DGF बराबर है कोण BGF। भाई ये दोनों कोण बराबर है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या, तो भाई क्या सिद्ध करना है, या फिर क्या सिद्ध करना है, हाँ बिल्कुल, क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। तो भाई हमें सिद्ध करना है हाँ जी, तो हमें यहां पर सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं जो है वो बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं भाई AB जो है वो बराबर है CD के। भाई AB और CD आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। डन, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सिद्ध पे। नेक्स्ट आते हैं सिद्ध पे। भाई एक चीज तो हमने देख लिया भाई, ये दोनों कोण बराबर हमें दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि भाई इन दोनों को हमें बराबर करना है, और वो कैसे होगा। तो देखो सिद्ध करने के लिए इसमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम पहले रचना कर लेते हैं, उसके बाद ही सिद्ध आएगा।
तो रचना में मैं क्या लिखता हूं, रचना में इस कर रहे हैं हम क्या कि भाई ज्वाइन क्या हमने क्या, तो भाई ओ से एक लंब खींचा गया है यहां पर, ठीक है, और ओ से यहां पर भी एक लंब खींचा गया है, और इसको हम कर दें क्या, ये एम आ गया और ये एन आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम रचना क्या कर रहे हैं, ओ एन जो है वो लंब खींचा गया है किस पे भाई, सी डी पर, और साथ में ओ एम जो है ये भी लंब खींचा गया ए बी पर। भाई ये चीज, अच्छा ये क्यों किया हमने, भाई मेन मुद्दा है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हम रचना क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे आप एकदम से अंदर से आना भी चाहिए कि अंदर से आ रहा है कि हाँ रचना करनी चाहिए, भाई क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा रचना करनी चाहिए, वो क्यों, देखो क्या है इसका लॉजिक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई अगर किसी भी वृत्त के अंदर, ठीक है, एक जीवा है, ठीक है, और दूसरी जीवा है, अगर ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, अगर ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, तब इसके केंद्र से इनकी जो दूरी होगी, लंबवत दूरी, ये भी बराबर होगी, ये हमने पढ़ा था। या फिर उसी को कहा जाए दूसरे तरीके से, तो अगर मैं कहूं केंद्र से जीवाओं पर लंबवत दूरी बराबर है, अगर लंबवत दूरी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों जीवाएं बराबर होगी। यानी मुझे अगर इन दोनों जीवाओं को बराबर करना है तो जीवा बराबर नहीं करेंगे, हम इन दूरियों को बराबर कर देंगे। यानी अगर मैं इन दोनों दूरी को बराबर कर दूं तो ये दोनों जीवा अपने आप बराबर हो जाएगी। वही चीज हमें यहाँ करनी है भाई, इन दोनों जीवाओं को बराबर करना था तो हम केंद्र से जीवा की लंबवत दूरियों को बराबर कर देते हैं, अपने आप जीवा बराबर होगी। डन। तो भाई इसीलिए हमने यहाँ पर यह रचना की है। चलो भाई यहां तो ये मुद्दा आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आते हैं सिद्ध पर, भाई कैसे बराबर करेंगे। भाई खींच तो दिया हमने, भाई बराबर कैसे होगा ये तो देख लें। भाई बराबर करने की बात की जाए तो यहां पर आप देखते हो कि भाई दो त्रिभुज दिख रहे हैं, कौन सा भाई, GON और GOM। भाई ये दो त्रिभुज छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है, इनको देखते हैं। तो भाई मैंने यहां पर लिखा भाई त्रिभुज GON तथा त्रिभुज दूसरा वाला कौन सा है भाई, GOM। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि भाई ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ था। भाई ये ब्राउन वाला जो दिखा हुआ है, ये दोनों कोण बराबर दे रखे थे, जो हमने यही देखे हुए हैं, तो इस कोण को पहले बराबर लिखते हैं। तो भाई मैंने पहले लिखा कोण कौन सा है भाई, NGO बराबर है कोण MGO के। भाई ये चीज बराबर है, भाई ये दोनों ब्राउन वाले बराबर है, मतलब MGO और NGO ये दोनों आपस में बराबर है। और इसको लिख दिया हमने, दिया है भाई, ये लिखा हमने, भाई ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद की बात करें तो भाई यहां पर देखा ये भी समकोण का है और ये भी समकोण का है, दोनों 90 डिग्री समकोण है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि भाई कोण GNO, भाई यहां पर हमने लिख दिया कोण GNO, ये बराबर होगा किसके, कोण GMO के बराबर होगा। तो ये भी हमने लिख दिया कोण GMO के बराबर होगा। चलो भाई ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, भाई ये आ जाएगा भाई, क्यों मतलब बराबर क्यों, तो क्योंकि ये हमने रचना में क्या था, रचना में लंब लिया था। तो यहां पर हम कह सकते हैं रचना से, ठीक है भाई, दो चीजें बराबर हो चुकी है। क्या क्या भाई, एक कोण हमने ये वाला बराबर किया, एक इधर वाला कोण बराबर कर दिया, दो चीजें बराबर हो गई। तीसरा कुछ बराबर है क्या, तो तीसरे की बात करें तो भाई GO जो रेखा है, क्या वो दोनों त्रिभुज में है, तो भाई है। भाई ऊपर वाले त्रिभुज में भी एक भुजा GO है, नीचे वाले में भी GO एक भुजा है। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं GO बराबर में GO, और इसे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है भाई, ये उभयनिष्ठ हो गया। भाई GO दोनों बराबर हैं, यानी ये उभयनिष्ठ हो चुका है। अब देखो इससे क्या क्या मिला हमें, इससे ये मिला कि ये दोनों त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा बराबर दिख रही है। ओके, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या कि त्रिभुज GON जो है वो सर्वांशम हो जाएगा किसके, GOM के। भाई ये सर्वांशम लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, तो भाई आपको पता है कि भाई अगर दो त्रिभुज हैं, उनमें दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए, जैसे आप देख पा रहे हो, एक कोण ये, एक कोण ये, इन दोनों कोणों के बराबर था, और एक भुजा भी बराबर है। दो कोण और एक भुजा अगर बराबर होती है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम है। और इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कोण भुजा होगा, एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज
कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगक्षम हो गए। ओके, और सर्वांगक्षम का मतलब क्या होता है? तो सर्वांगक्षम का मतलब है कि दोनों त्रिभुज एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल 2 कॉपी बन गए, एक जैसे दोनों बन गए हैं। ठीक है, अगर दोनों एक जैसे सेम बन गए हैं तो इनकी सारी भुजाएं और सारे संगत कोण बराबर ही होंगे। ओके, चलो भाई ठीक है, संगत कोण सारे बराबर है, संगत भुजाएं बराबर है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? तब भाई तब हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि भाई इसका जो ON है वो OM के बराबर होगा। भाई लास्ट का ON है, लास्ट का OM है। भाई संगत मतलब क्या होता है? एक जैसे, यानी पहला लास्ट के दोनों आपस में बराबर होंगे, शुरू के दोनों बराबर होंगे, हर एक कोण वैसे बराबर होंगे, वैसी चीजें होती है। संगत मतलब एक लगातार एक दूसरे के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था? तो हमें अगर पता चल जाए कि ये दोनों बराबर हैं, यानी NO और MO बराबर हैं, तो उसके बाद हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज हमें यहाँ से मिल रही है। भाई दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है, दोनों त्रिभुज एग्जैक्ट सेम है, तो भाई इसकी लंबवत दूरी भी तो बराबर होगी। तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई लिखा मैंने NO बराबर में या फिर ON बराबर में OM आएगा। और इसका रीजन क्या होता है? भाई अगर कभी भी दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है और उसकी वजह से हमने कहा कि उसके संगत भुजाएं बराबर हैं, तो भाई क्या रीजन होता है? तो दो सर्वांगक्षम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये पूरी लाइन लिखो, या फिर इंग्लिश में है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है और वो आप लिख दीजिए कि भाई ये हो रहा है CPCT से। तो आप याद रखना ये चीज कि भाई अगर कभी भी दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं, ठीक है, तो उनके संगत भुजाएं बराबर होती है। रीजन ये है CPCT से। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने देख लिया कि भाई वृत्त के केंद्र से दोनों जीवाओं के लंबवत दूरी बराबर आ गई है। ठीक है, तो यहां से हम यहां पर लिख देते हैं सीधे एक लाइन पूरी कि तब वृत्त OR में जीवा, कौन कौन सी जीवा है? AB और CD, AB तथा CD, AB तथा CD की केंद्र से लंबवत दूरी बराबर है। भाई यहां पर हम देख सकते हैं तब वृत्त में जीवा AB और CD की केंद्र से लंबवत दूरी जो है वो बराबर है। और जब भी कभी एक ही वृत्त के अंदर तो जीवाओं का लंबवत दूरी केंद्र से बराबर हो, तो इसका मतलब दोनों जीवाएं बराबर होगी। तो हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे तब AB बराबर में CD होगा, और यही इसका आंसर खत्म होता है, मतलब ये सिद्ध होता है जो हमें सिद्ध करना था। और मैं आपको बता दूं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए और आपको इसी पैटर्न में पूरा इसको करना पड़ेगा, इसी तरीके से पूरा करना पड़ेगा। तो अब मैंने ये आपको करके दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से भी ट्राई करना जरूरी है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, तो यहां पर आते हैं प्रश्नावली 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1, मतलब प्रश्न नंबर 1, और यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां पर कह रहा है भाई 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये कहना चाह रहा है कि भाई एक वृत्त यहां पर है, ठीक है भाई, एक वृत्त यहां पर है, एक मिनट, ये हो गया भाई, इसका केंद्र यहां पर है, इसका केंद्र यहां पर है, ये चीज हो गया। ओके, इसने कहा है एक वृत्त जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। यानी कि मान लो ये वाला 5 का है और ये वाला 3 का है। अच्छा, इस 3 वाले को थोड़ा छोटा बना देते हैं, क्योंकि इसने कहा है 3 मतलब 3 को थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये आ गया। अब यहां पर ये केंद्र हो गया और ये केंद्र हो गया। ठीक है, अब इसने कहा है एक तो 5 है और एक 3 का है, यानी कि कहा जाए इसकी त्रिज्या जो है वो 5 की है, ये 5 की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो है वो 3 की है। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि भाई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 है, यानी इनके केंद्र के बीच की दूरी 4 है। ठीक है भाई, ये 4 दूरी पूरी है उसकी। ठीक है, अब इसने कहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इन दोनों की उभयनिष्ठ जीवा मतलब कॉमन जीवा कौन सी है, तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई इसकी कॉमन जीवा ये वाली है, ये,
पर इन दोनों बिंदुओं पर काट रहे थे तो ये जीवा जो होगी वो इसकी भी जीवा है और उसकी भी जीवा है, दोनों की जीवा है। इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो करते हैं लंबाई ज्ञात किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई क्या क्या चीजें दे रखी है। तो इसमें लिखा हमने दिया है, ठीक है, दो वृत्त हैं जो कि मैं यहां पर देखता हूं भाई। पहले को लिखा भाई, इसमें करते हैं, इसका नाम लिख दिया भाई O लिख दिया, और ये P है, ठीक है, और ये Q है, और ये R है, ठीक है, और बीच में यहां पर आ गया क्या, ये बिंदु जहां पर कट रहा है इसको S मान लिया, या S की जगह कुछ और मानते हैं, U मानते हैं, A मान लेते हैं, ठीक है, A मान लेते हैं। ओके, क्योंकि S में आप कंफ्यूज हो सकते हो, 5 और S क्या ही है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी, तो हमने उसको A मान लिया। ओके, चलो ठीक है। अब भाई दो वृत्त हमारे पास है, जिसका पहले वाले में कहा जाए तो केंद्र O है और त्रिज्या 5 है, तथा दूसरा वृत्त जो है वो केंद्र P है और त्रिज्या 3 है। भाई ये दो वृत्त हमारे पास है। ओके, इसके अंदर भाई हमने त्रिज्या को भी डिनोट कर दिया कि त्रिज्या एक की 5 है और एक की 3 है। और उसके बाद नेक्स्ट है भाई इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी OP जो है वो दे रखा है 4, यानी हम इसमें कह सकते हैं भाई OP की दूरी जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो भाई ये भी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, तो हमें इसमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हम लिखेंगे ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ज्ञात करना है में आते हैं, तो ज्ञात करने वाली कंडीशन में यहां पर आएंगे तो भाई क्या क्या चीजें हमें दिख रही है। तो ज्ञात करना है हमें भाई QR, क्योंकि इसने कहा था उभयनिष्ठ जीवा, यानी कि QR ज्ञात करना है बस। चलो भाई, हमें यहां से QR ज्ञात करना है। भाई QR कैसे ज्ञात करेंगे, अब उस बात पे चर्चा करते हैं। तो उसमें हम आते हैं भाई हल पे। यहां पर लिखा हमने हल, ठीक है भाई, हल की बात करते हैं। जैसे कि आप फिगर आप यहां पर देख रहे हो, जो चित्र आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर हमने देखा QR जो है ये क्या है, एक जीवा है, ठीक है, और ये O और P क्या है, केंद्रों को मिलाया गया है। तो इस कंडीशन से ये हमेशा होगा क्या, कि भाई जो केंद्र को हमने O और P को मिलाया है वो हमेशा जीवा पर लंब होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, OP लंब समद्विभाजक होगा। मैं पूरा लिख देता हूं, OP लंब होगा किस पर भाई, QR पर, तथा इसी के साथ लंब के साथ समद्विभाजक भी होता है, यानी कह सकते हैं हम भाई QA और RA जो है, भाई QA और RA, QA, इसे A को हम बड़ा लिख लें क्या, नहीं मिट जाएगा, कोई बात नहीं, छोटा ही रहने दो, QA और RA, ठीक है, इन दोनों को हमने ले लिया। या फिर इसको मैं पूरा लिख ही देता हूँ, ए, यहाँ छोटा बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये ए अच्छा लगेगा, ये ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई QA, ठीक है, और बराबर में क्या आएगा RA। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं भाई, ये क्या किया हमने ये किया है कि भाई जीवा जो होती है उस पर जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है ये हमेशा लंब समद्विभाजक होती है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके साथ रीजन में लिखा जाए तो क्या कह सकते हैं, जीवा पर केंद्र से लंब समद्विभाजक होता है। चलो भाई ठीक है, यहां पर हमने देख लिया भाई जीवा पर क्या हो रहा है, ये तो जो रेखा है OP जो है वो लंब समद्विभाजक होता है। इतनी बात हो गई, और इस अकॉर्डिंग हमने ये लिख भी दिया भाई QA और RA बराबर है। डन। उसके बाद क्या करते हैं भाई, जैसा कि हमें पता है पूरा ये क्या है, पूरा का पूरा 4 का है भाई, ओवर P की दूरी 4 की है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर वाले को OA को हम x मान लेते हैं। तो भाई मैंने यहां पर लिखा, माना OA जो है वो x मान लिया हमने, ठीक है। अगर इस OA को x माने तो ये PA कितना होगा, तो भाई पूरे में से इस x को घटाओगे तब ये P आएगा। तब हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिखें तब भाई PA जो आएगा वो 4 - x आएगा, भाई ये चीज आएगा। डन। अब आते हैं भाई किसमें, तो त्रिभुज लेते हैं QAO को। भाई त्रिभुज ले लिया हमने, QAO लेते हैं में
भाई त्रिभुज QAO में क्या देखते हैं, तो यहां पर हमने देखा कि भाई जब ये लंब आ रहा है, ये साइड भी लंब है, जब ये लंब है इसका मतलब पाइथागोरस लगेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि भाई कोण जो हमारे पास है QAO ये 90 डिग्री का है, और इस कारणवश हम कह सकते हैं भाई QO का वर्ग, QO का वर्ग जो है वो बराबर होगा किसके भाई, AO प्लस में AQ के, AO का वर्ग प्लस में AQ का वर्ग भाई इसके बराबर होगा। यहां हम देख रहे हैं भाई QO का वर्ग जो है वो इसके और इसके वर्गों के योग के बराबर होगा, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका मान लिखते हैं यहाँ पे, तो मान क्या क्या है, तो QO जो दे रखा है वो हमें 5 दे रखा है, ठीक है। AO जो दे रखा है हमें वो कितना है, तो भाई AO को तो हमने x माना था, ये x वर्ग आ गया, और प्लस में AQ की बात करें तो AQ कितना है, तो वो उसको इतना ही रहने दो, ठीक है। और इसी के अनुसार हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, AQ का मान आ जाएगा, इसको उठा के इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ AQ का मान जो आ गया वो 5 का वर्ग 25 था, तो 25 माइनस में x का स्क्वायर आ गया भाई, ये आ गया पहला समीकरण। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या आएगा, तो सेकंड हम देखते हैं भाई इधर वाला त्रिभुज यानी कि त्रिभुज QAP में, इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी ये कोण 90 का है, यानी मैं लिख सकता हूँ कोण QAP जो है वो 90 डिग्री का है। अब 90 का है इसका मतलब पाइथागोरस लगेगा, और पाइथागोरस में क्या कहेंगे हम, तो कह सकते हैं भाई QP का वर्ग जो है ये बराबर होगा QA का वर्ग प्लस में AP का वर्ग, भाई ये चीज होगा। और इसके रीजन को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, रीजन क्या आ रहा है, तो रीजन इसका पाइथागोरस है, पाइथागोरस, ठीक है भाई, ये पाइथागोरस आ गया। और सेम रीजन यहां पर भी हम लिख सकते हैं भाई, यहां पर भी सेम रीजन लिख सकते हैं, क्या यहां पर भी आएगा भाई पाइथागोरस, ठीक है भाई, लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे, ठीक है, पाइथागोरस लिख लेना। अब यहाँ पर भाई ये पाइथागोरस आ गया। अब इसके अनुसार हम इसमें मान रखेंगे, और मान किस तरीके से रख रहे हैं इसमें, तो भाई मान मैंने यहाँ पर रखा QP का वर्ग मतलब 3 का वर्ग आएगा, ठीक है, बराबर में QA, इसको ऐसे ही रहने दिया, और भाई AP क्या था हमारे पास, तो AP तो हमारे पास AP या P ये बात एक ही है, ये 4 - x है, तो हम इसको लिखते हैं भाई 4 - x का वर्ग आ गया, ठीक है। यहां से इसको उठा के इधर लाएंगे तो 3 का वर्ग 9 है, और ये इस साइड आ जाएगा तो 4 - x का वर्ग आ जाएगा, बराबर में QA का वर्ग आ गया। भाई इसको थोड़ा सा सॉल्व भी किया जा सकता है, कैसे, तो भाई A - B का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो यहाँ मैंने खोला तो ये 9 आया, माइनस में A का स्क्वायर मतलब 16 प्लस में B का स्क्वायर माइनस में 2AB मतलब 8x आएगा। भाई ऐसे होगा 2 गुने में 4 गुने में x, वो 8x हो जाएगा। अब बराबर में कितना है, QA का वर्ग है, इसको अंदर भाई इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, तो 9 में से 16 गया, तो 9 में से 16 9 माइनस 16 माइनस में x का वर्ग प्लस में 8x आ रहा है, बराबर में QA का वर्ग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भाई 9 में से 16 गया, क्या बच गया, तो भाई ये बच गया हमारे पास 7 बचा है, माइनस का 7, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 8x माइनस का x स्क्वायर माइनस 7 बराबर में QA का वर्ग। भाई इसी चीज़ों को प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया है और माइनस वाले को बाद में लिख दिया, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ आ रही है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, भाई ये 2 चीज़ें हम देख पा रहे हैं। भाई समीकरण 1 ये वाला है और समीकरण 2 ये वाला है, दोनों के अंदर क्या ज्ञात किया हमने, तो AQ ज्ञात किया है, इसमें भी AQ का वर्ग ही ज्ञात किया था, उसमें भी AQ का वर्ग ही ज्ञात किया था। डन। अब भाई क्या हो रहा है, भाई जब दोनों में AQ बराबर है तो फिर भाई दूसरी उसके बराबर वाली चीज भी बराबर होगी। ओके भाई AQ के बराबर ये है और AQ के बराबर ये है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। डन। तो हम यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हाँ जी लिखा है यहां पर हमने समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है भाई। समीकरण 1 तथा 2 से हम देख पा रहे हैं तो 25 माइनस में x का वर्ग है, तो यहां लिखा भाई 25 माइनस में x का वर्ग बराबर में भाई ये किसके बराबर, तो इसके, तो ये आ रहा है 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, तो यहां पर लिखा भाई 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, ये आ गया भाई। यहां हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है, ठीक है भाई कट गया, ये माइनस 7 उठ के इस साइड प्लस होगा, यानी हम कहेंगे 25 प्लस में 7 बराबर में 8x है। भाई इसको जोड़ा तो कितना आ रहा है, 7 5 12 32 आ गया, बराबर में 8x है।
और x का मान यहाँ से कितना आ रहा है, तो भाई इसको नीचे भेजा तो 32/8 यानी 8 चौक 32, यानी हमने देखा x का मान आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, x का मान 4 सेंटीमीटर आ गया और हमने क्या माना था x को क्या माना था, तो भाई x को माना था, OA को हमने x माना था, ये OA था, इसको हमने x मान लिया था। ठीक है भाई, इस OA को x मान लिया था। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं भाई OP तो 4 है और यहाँ हमने OA को ही 4 निकाल दिया। अरे ये क्या हो गया भाई, ये बड़ी रेखा पूरी 4 थी, अब हम कह रहे हैं OA ही 4 है। अगर ये OA 4 है तो ये AP कितना होगा, तो ये AP तो 0 हो जाएगा। यानी इससे क्या पता चलता है कि ये P बिंदु इतनी दूरी पर नहीं है, ये तो इसी के ऊपर है। भाई इससे क्या पता चलता है कि भाई अगर मैं x का मान 4 रखता हूं तो PA तो 0 हो गया, और PA 0 होने का मतलब P बिंदु इतनी दूर पर नहीं है, P इस A पर ही है। ठीक है, P A पर ही है, ये तो हमने दूर बनाया हुआ है। तो इस निष्कर्ष से, मतलब जो हमारा 4 निकला उसके निष्कर्ष से यहाँ पर फिगर में बदलाव होगा। यानी इसके अंदर हम इसका जो चित्र है उसमें थोड़ा बदलाव करेंगे। और बदलाव क्या करेंगे, तो ये हमने बनाया दोबारा से एक वृत्त, ठीक है, और एक बनाया यहाँ पर ये वृत्त। ये वृत्त बना दिया और इसके अंदर जो यहां पर ये कॉमन कोड बन रहा है यहां पे, मतलब जो उभयनिष्ठ जीवा जो बन रही है यहां पे, ठीक है, इसी पर एक केंद्र बना हुआ है और केंद्र यहीं पर है, और ये वाला केंद्र जो वो इस वृत्त का है, इस वृत्त का ये केंद्र है। ओके, और यहां की बात करें तो इसके अंदर ये आ रहा है एक बिंदु जो कि इसका केंद्र होगा। ठीक है, ये इसका केंद्र होगा। यहां पर भी ना रख के मैं थोड़ा सा दूर रख देता हूं, पर यहां पर ये कोई केंद्र है इस बड़े वृत्त का, ये छोटे वृत्त का ये वाला केंद्र है। ओके, ये अब निष्कर्ष से बना है, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था कि भाई ये बिंदु इसी पर है, लेकिन अब पता चल गया है। तो हमने इस बिंदु को यहां लाया, और यहां बिंदु लाने का मतलब P तो इस वृत्त का केंद्र था, तो इसको और खिसका के इधर लाना पड़ेगा, जो कि हमने अगली फिगर में खिसका कर ले आए, हम उठा के इधर लेके आ गए हैं। अब देखिए क्या क्या चीज आ रही है भाई, यही बिंदु हमारा P था और ये O था, और उसके बाद कहा जाए तो भाई ये Q है और R है, यानी यहां पर लिखते हैं भाई ये Q है और ये R है, और यही P बिंदु A भी था। भाई ये P जो था वही A था, तो भाई A को छोड़ो, P को भी ही रहने दो। ओके, अब देखिए भाई क्या हो गया है हमारे पास। अब हम देख सकते हैं, इसको मैंने मिलाया, ये मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया, और अब क्या देख पा रहे हैं, अब ये देख पा रहे हैं भाई ये तो 4 का है, ठीक है, ये 5 का है, और ये कितने का है, QP कितने का है। तो QP की बात की जाए तो भाई मैं यहां पर सब देख पा रहा हूं कि ये अगर 4 का है, ये 5 का है, तो QP कितने का होगा। तो भाई सीधी बात, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने इसको x माना हुआ था, ठीक है, x भी क्या हम दोबारा से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से कर देते हैं। दोबारा से में क्या है, हम लिखेंगे भाई त्रिभुज कौन सा वाला, भाई QPO में, यहां लिखेंगे अब त्रिभुज QPO में। इसमें हम देखते हैं भाई फिर से पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे। तो भाई 5 का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, भाई यहाँ लिखा हमने 5 का वर्ग जो होगा वो 4 का वर्ग प्लस में भाई QP के वर्ग के बराबर होगा, भाई यही होगा। अब भाई यहाँ देखा 5 का वर्ग 25 होता है, 4 का वर्ग 16, इधर आके घट जाएगा, और ये आ रहा है भाई QP का वर्ग आ रहा है। भाई इसको घटाया तो ये कितना आ रहा है, तो भाई इसको घटाते ये 9 आ रहा है, तो 9 ये आ गया, बराबर में QP का वर्ग है, वर्ग इस साइड लगाओगे तो रूट आएगा, यानी 3 आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं QP का मान 3 आ चुका है। ठीक है भाई, QP 3 आ चुका है। क्या हमें QP याद करना था भाई, क्या QP याद करना था, नहीं, हमें तो QR याद करना था, यानी ये पूरी जीवा की लंबाई हमें याद करनी थी। तो भाई क्या है जीवा की लंबाई, तो हमें पता है भाई QA और RA बराबर था, यानी हम देख पा रहे हैं भाई ये दोनों चीजें बराबर थी, यानी इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं भाई QP और PR तो बराबर था। यानी कि अब मैं लिख सकता हूं QR जो है बराबर में हो जाएगा 2 गुने में QP हो जाएगा, ठीक है, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिया है मान लो, ठीक है भाई, ये दिया हुआ था। अब इस अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, तो आंसर की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है 2 गुने में 3, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गया है QR, और हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी थी, और ये जीवा की लंबाई ज्ञात हो चुकी है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये फिगर गलत थी क्या, तो नहीं, ये फिगर गलत नहीं थी। इनिशियली शुरुआत में आपको ऐसी फिगर ही बनानी है, ऐसा चित्र बनाना है। उसके बाद जब आपका निष्कर्ष निकलता है कि भाई x का मान 4 है, तब जाके आपके ये वाली फिगर बनेगी, यानी फिगर बदलेगी इसके अंदर, और उसके बाद आंसर निकलेगा।
डन। तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। और मैं आपको बताऊं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके चलो, एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, और 2 में क्या देख पा रहे हैं, तो यहां देखा हमने, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। भाई क्या बोल रहा है भाई, एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंड के बराबर होंगे। यानी ये क्या खंड के हिसाब से कहना क्या जाता है, तो मैं बताता हूं भाई। यहां पर हम क्या देख रहे हैं भाई, ये एक वृत्त हमने खींचा, ठीक है भाई, ये वृत्त खींचा। अब इसने कहा यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, भाई बात हुई है क्या, समान जीवाएं। भाई एक जीवा मैंने ये खींची और एक जीवा ये खींच दी, ठीक है, ये दोनों क्या है, समान जीवाएं हैं। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़, ये मैं इसको खींच देता हूँ इस तरीके से और यहाँ से खींच देता हूँ इस तरीके से। भाई ये दो समान जीवाएं हमने खींच दी, ओके, जिसमें हम इसका नाम दे सकते हैं। नाम क्या आ गया भाई, इसका नाम आ गया भाई ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया और डी आ गया। चलो ठीक है, अब देखो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त में दो समान जीवाएं यानी ए बी और सी डी बराबर हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, भाई बिल्कुल प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि एक जीवा का खंड दूसरे जीवा के संगत खंड के बराबर होगा। यानी ये कहना चाहता है कि अगर मैं इसको मानता हूं भाई ए बी सी डी, इसको ई मान लिया हमने, ठीक है, तो ये ए ई और सी ई आपस में बराबर होगा। खंड का मतलब क्या है, टुकड़े की बात कर रहा है, तो इसके भी, इस ए बी के दो हिस्से हुए हैं, एक ए ही हुआ है और एक ई बी हुआ है। इसके भी दो हिस्से हुए हैं जिसमें सी ई और ई डी है, भाई ये दो हिस्से। अब इसने कहा इनके जो खंड है वो बराबर हैं, संगत खंड, यानी ए ई और सी ई आपस में बराबर होगा और इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ओके चलो भाई सिद्ध करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं भाई क्या क्या चीजें दिया हुआ है। यहाँ लिखा हमने दिया है, ठीक है, इसमें लिखते हैं दिया हुआ है। तो दिया हुआ में इसके केंद्र को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वृत्त का केंद्र है, केंद्र हमें यहाँ पर ये ओ दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई एक वृत्त है जिसका केंद्र तो ओ है और इसकी त्रिज्या आर है। भाई इसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया, भाई केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। अब इसी के अंदर हम देख पा रहे हैं भाई हमें दे रखा है ए बी और ए बी बराबर है सी डी के। भाई ये दोनों जीवाएं हमें बराबर दे रखी है, डन, चलो ठीक है। उसके बाद हमें इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भाई, क्या सिद्ध करना है कि इसके खंड बराबर हैं। खंड बराबर होने का मतलब क्या है कि भाई ए ई जो है वो बराबर होना चाहिए सी ई के, भाई ए ई और सी ई आपस में बराबर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो भाई डी ई जो है ये बराबर होना चाहिए ई बी के, भाई डी ई और ई बी आपस में बराबर होना चाहिए। ओके चलो भाई ये भी चीज हो गई। अब इसके बाद भाई कैसे ये बराबर होगा, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रचना। भाई इसमें रचना करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है जीवा बराबर होने का लॉजिक कौन बताता है, तो बताता है भाई केंद्र से इसकी लंबवत दूरी, ये बताती है। और अब हमें पता है कि दोनों जीवाएं बराबर है यानी इसकी लंबवत दूरी भी बराबर होगी। ओके तो हम इसमें रचना में क्या करेंगे, पहले तो एक व्यास खींचेंगे जो यहां से होकर जाएगा, भाई ये व्यास जो केंद्र ओ से होकर जा रहा है। ओके भाई ये हो गया हमारे पास, चलो ठीक है। उसके बाद इस केंद्र से यहां पर लंब खींचा हमने, भाई यहां से लंब खींचा हमने, डन, इतनी चीज हम कर सकते हैं। और इसका नाम क्या रख दे भाई, ये हो गया हमारे पास एन और ये हो गया एम हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। यानी रचना में हम क्या कर रहे हैं भाई, इसका नाम भी लिख देते हैं भाई, नाम किसका, इसका ये हमारे पास था जो कि हमारे पास है भाई एम एन हो गया और ये ओ हो गया पी और ए बी सी पी क्यू कर देते हैं, ये पी क्यू। भाई नाम अपने हाथ में है, कोई सा नाम रखो, नामांकन हम कर सकते हैं, कोई सा कैरेक्टर लिख सकते हैं। ओके चलो ठीक है। अब यहां पर भाई क्या देखते हैं भाई, लिखते हैं रचना में क्या किया हमने भाई, व्यास पी ओ बी खींचा गया, खींचा, तथा ओ एन लंब खींचा गया किस पे भाई, सी डी पर, ठीक है। और ओ एम जो है वो लंब खींचा है ए बी पर, ओ एम जो है लंब खींचा है ए बी पर, ठीक है भाई। हम यहां देख पा रहे हैं भाई ओ एन जो है वो सी डी पर लंब है और ओ एम जो है वो ए बी पर लंब है, ये चीज हो गई है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या है, तो अगले की बात करते हैं। रचना के बाद हम करेंगे भाई इसमें सिद्ध,
ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि भाई ON और OM आपस में बराबर है, भाई ये चीज लिख सकते हैं। भाई मैं इसको लिख लेता हूं, भाई ON जो है वो बराबर है OM के, और इसका रीजन क्या आएगा, तो इसका रीजन आएगा बराबर जीवा, भाई बराबर जीवा की केंद्र से दूरी। भाई बराबर जीवा की केंद्र से जो दूरी है वो बराबर होगी, तो वो हमने लिख दिया है। चलो भाई ठीक है, ये बात हो गई है। अब उसके बाद आते हैं भाई क्या हमें करना क्या था, तो हमें इसके खंड को बराबर करना था। और जैसा कि हमें पता है अगर यहां से मैं लंब खींचता हूं, अगर ये इस पे लंब खींचा जाए, ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर लंब खींचा है, तो लंब केंद्र से लंब जीवा पर हमेशा उसे समद्विभाजित करता है। यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं क्या, पर इसमें मैं सीधे लिख सकता हूं भाई CN जो है, CN बराबर में हो जाएगा किसके, ND के, ठीक है। और उसके बाद OM जो लंब आ रखा है यानी AM जो है ये बराबर हो जाएगा MB के। भाई ये चीज मतलब हमने देखा कि जैसे हमने लंब खींचा तो इस रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। लंब हमेशा समद्विभाजित करता है किसको, कोड को यानी जीवा को। तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं, केंद्र से जीवा पर लंब, ठीक है, केंद्र से जीवा पर लंब है, इस कारण से हमने इसको बराबर लिख दिया है। और सेम चीज इसके अंदर भी आ गई है। चलो भाई ठीक है, सेम चीज इसके अंदर भी आ गया है। अब क्या करें भाई, अब इसके बाद क्या करें, हमें तो भाई हिस्सा चाहिए था क्या, CE और AE को बराबर करना है, या फिर इधर से कहा जाए तो ED और EB को बराबर करना है, ये चीज करना है। तो भाई इसको भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम लेते हैं इसके अंदर त्रिभुज, पहले लेते हैं कौन सा भाई, हम लेते हैं EON को। भाई त्रिभुज लिया हमने EON, तथा दूसरा त्रिभुज लिया भाई EOM को लिया है, ठीक है। यहां हम देख पा रहे भाई EON है और EOM है, इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। और इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं भाई, इन दोनों त्रिभुज में हमने देखा है कि भाई EO जो है वो EO के बराबर है, ठीक है। एक तो EO बराबर है, दूसरा लंब भी बराबर है यहां पर। तो हम पहले लंब को लिखते हैं, लंब क्या आ रहा है भाई ENO, भाई लिखा हमने ENO, एक मिनट, कोण ENO बराबर में क्या है भाई EMO, और ये दोनों क्या आ रहे हैं 90 डिग्री के आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों आएंगे, तो इसका रीजन आएगा हमारे पास भाई क्या, ये है रचना से। भाई रचना के अकॉर्डिंग लंब क्या कहता है, तो रचना से कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास बराबर, तो हम देखेंगे भाई EO जो भुजा है वो दोनों में ही बराबर है। तो हम यहां पर कहते हैं भाई EO जो है, EO बराबर में EO है, ठीक है। और इसको लिखेंगे कॉमन यानी उभयनिष्ठ होगा, ठीक है भाई, ये उभयनिष्ठ हो गया। और तीसरी चीज क्या बराबर है, तो भाई ON जो है वो OM के बराबर है। तो हम देख सकते हैं भाई ON OM के बराबर पहले लिखा हुआ था हमने, तो वो भी हम यहां पे लिखेंगे, ON जो है ON बराबर में OM है, ठीक है भाई। ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया हुआ है। तो हम इसको समीकरण 1 लिखते हैं, तो सीधे लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 से, ठीक है भाई, समीकरण 1 से बराबर हो गया, ON और OM बराबर हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या है भाई, इससे क्या हो गया भाई, इससे क्या देख पा रहे हैं हम, तो हमने देखा इन दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर है। तो क्या कोण भुजा से सर्वांगसम होता है, तो भाई नहीं, ये तो नहीं होता, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो कैसे सर्वांगसम करें, क्या फायदा हुआ इन तीनों का, तो फायदा ये हुआ कि एक दिख रहा है हमें समकोण, भाई एक दिख रहा है समकोण, उसके सामने वाली कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, यानी कि राइट एंगल, और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज और एक भुजा मतलब साइड, यानी RHS से ये सर्वांगसम हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये सर्वांगसम हो गए हैं। कौन कौन से, EON है, और ये सर्वांगसम है हमारे पास भाई EOM के। और इसका रीजन जो आया है भाई, रीजन जो आया है वो आया है RHS से। भाई इसका रीजन किसका आया है, RHS से आ गया।
ओके, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये नहीं राइट हैंड साइड, ऐसा नहीं है, ये राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री का कोण, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज और एक भुजा मतलब साइड, ठीक है। तो इससे ये सर्वांगशम हो गया। अब ये सर्वांगशम होने का मतलब क्या है, तो अगर ये त्रिभुज सर्वांगशम मतलब एग्जैक्ट सेम हो चुके हैं, और एग्जैक्ट सेम का मतलब क्या है कि भाई इसके संगत भुजाएं भी बराबर होगी, और हमें क्या चाहिए, तो भाई हम देखेंगे ई एन जो है वो ई एम के बराबर हो जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं ये कि भाई ई एन जो है वो बराबर होगा ई एम के, देख पा रहे हो आप, पहला लास्ट और पहला लास्ट दोनों में सेम जगह पे है, ठीक है। इसका मतलब संगत भुजाएं और वो बराबर हो रही है, और बराबर अगर संगत भुजाएं होती तो रीजन क्या होता है, तो रीजन होता है सीपीसीटी। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगशम है, उनकी वजह से अगर कोई भी भुजा बराबर होती है, कोण बराबर होता है, तो सीपीसीटी लिखो, ओके, जो कि है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर सर्वांगशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, या फिर कोण भी कह सकते हो, फिलहाल भुजाएं यहाँ पे, तो ये बराबर है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीसीटी। तो हमने देख लिया भाई ई एन ई एम के बराबर है। क्या ये सिद्ध करना था, तो भाई ये तो नहीं सिद्ध करना था। ये हमने क्यों किया, देखो क्यों किया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, कौन सा, अच्छा समीकरण का नाम करते हैं भाई, ये एक था, ये दो होगा हमारे पास, और ये 3 हो गया, ठीक है भाई, और ये वाला 4 हो गया। चलो भाई ये चौथा पार्ट भी हो गया, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है, हमें सिद्ध करना था जैसा कि ये पूरा पार्ट इसके बराबर करना था, यानी कि अगर मैं ईएन में अगर डीएन जोड़ दूं, ठीक है, और ईएम में बीएम जोड़ दूं, तो भाई हो जाएगा हमारा बराबर, भाई बिल्कुल जाएगा। लेकिन भाई क्यों जोड़ दें, भाई डीएन और बीएम को कैसे जोड़ दें, क्या डीएन और बीएम बराबर है जो दोनों तरफ जोड़ दें, तो भाई एक चीज देखिए, हमें पता है ये पूरी जीवा पूरे के बराबर है, तो क्या आधी भी आधी के बराबर होगी, तो भाई बिल्कुल होगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ए बी बराबर सी डी था, तो जैसा कि हमने यहाँ पर क्या है सी एन और एन डी मतलब ये आधा किया गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई ये ए बी का आधा है, ठीक है, और ये भी ए बी का ही आधा है, ठीक है, ये भी ए बी का ही आधा है, क्योंकि भाई दोनों चीजें बराबर थी, ये भी ए बी का आधा है, भाई ऐसे किया जा सकता है, ओके। तो और उसी के साथ सी डी को भी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं भाई सी डी का भी आधा है, ठीक है, और ये भी सी डी का आधा है, भाई ये चीज लिखी जा सकती है, ओके। तो ये आपको अलग से इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे कर देंगे समीकरण 2, 3 और तथा दिया है से, ठीक है भाई, ये चीज कर देंगे, और सीधे मैं आगे लिख देता हूं यहाँ पे, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, अब यहां पर लिख देते हैं सीधे समीकरण 2, 2, 3 तथा दिया है से, भाई इससे मैं क्या लिख सकता हूं, तो इससे लिख सकता हूं कि भाई ये सारे आपस में बराबर हो चुके हैं, मतलब सी एन बराबर एन डी है, और इसके बराबर ये ए एम है, बराबर एम बी है, ये सारे आपस में बराबर हो गए। क्योंकि अगर मान लो ये पूरा 2x है, तो ये x का होगा, ये x का होगा, ये भी तो 2x है, तो ये भी x का होगा, ये भी x का होगा, तो चारों तो बराबर हो गए। यानी अब मैं कह सकता हूं भाई इन समीकरण से जो डी एन जो है वो बराबर होगा किसके, एम बी के, एम बी के बराबर होगा, और इसी के बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए एम होगा, बराबर ए ई होगा, सॉरी ये आपस में बराबर नहीं है, ये हो गया बराबर, और ए एम आएगा, और सी एन, भाई ये चीजें, भाई क्या हो रहा था, ये मध्य बिंदु है, तो ये हिस्सा इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है, सॉरी, और उसके बाद भाई ये चीजें सारे आपस में बराबर हो गए, ये मैंने लिख दिया, ओके। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर चीजें हमने सारी बराबर कर दी, अब इनका यूज करेंगे, यूज कैसे करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको माना समीकरण 5, भाई इसके अकॉर्डिंग भाई हम क्या कर रहे हैं, ई एन के अंदर डी एन जोड़ देते हैं, भाई ई एन के अंदर डी एन जोड़ा, और भाई ई एम के अंदर एम बी जोड़ देते हैं, ई एम के अंदर एम बी जोड़ देते हैं, तब क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 में क्या जोड़ा गया है, तो समीकरण 4 में डी एन प्लस में बराबर में एम बी को जोड़ा गया, डी एन बराबर एम बी को जोड़ा गया, ठीक है भाई। जैसे हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ने से क्या हो जाएगा, तो भाई डी एन जो है वो ई एन के से जुड़ जाएगा, ठीक है, और एम बी जो है वो ई एम से जुड़ जाएगा, तो हम यहां पे लिखते हैं भाई ई एन प्लस में डी एन आ रहा है, बराबर में अगला हमारे पास ई एम प्लस में एम बी आ रहा है, ठीक है, और जैसे इसको मैं जोड़ता हूं ई एन और डी एन जुड़ेगा, ई एन और डी एन जुड़ेगा तो ई डी हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई ये ई डी आ चुका है, और ये कितना आ गया भाई, ये आ चुका है हमारा भाई ई बी आ चुका है, भाई ये आ गया,
क्या हमें यही सिद्ध करना था? तो भाई ईडी और ईबी ये आपस में बराबर, पहली चीज तो सिद्ध होगी। अब ये दूसरी चीज भी करनी है, और जैसा कि हमें पता है क्या भाई, ए बी बराबर में सी डी है। हम यहां पर देख पाते हैं भाई ए बी बराबर में सी डी हमें दे रखा है, तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई ए बी बराबर में सी डी लिख दिया। ठीक है, ये चीज हमें दिया था। ठीक है, और ये जो ऊपर आया है समीकरण 6 आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, 6 में से दिया है में से, इसको भी 7 वाला लिखे देते हैं, कोई बात नहीं भाई। 7 में से 6 को घटाया गया, तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 7 में से 6 घटाया गया। ठीक है भाई, समीकरण 7 में से 6 को घटाया गया, तो 7 क्या है, सी डी, इसमें से ईडी को घटाएंगे, तो भाई सी डी में से घटाया हमने ईडी को। ठीक है, ए बी में से घटाया हमने ईबी को। भाई ये चीज हो गया भाई, सी डी में से ईडी को घटाया, ए बी में से ईबी को घटाया, और घटा के अब देखते हैं भाई क्या आने वाला है। तो यहां पर हमने देखा भाई सी डी में से ईडी घटाएंगे, भाई सी डी में से ईडी घटाएंगे, तो सी डी कौन सा पूरा, ये पूरा सी डी है, इसमें से ईडी घटा दो तो सी ई बचेगा, भाई ये बचेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं भाई ये बच गया, सी ई बच गया। और ये ए बी की बात करें तो ए बी हमारे पास क्या है, तो ए बी में से अगर मैं ई बी घटाता हूं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई ए बी में से ए बी घटाएंगे तो ए ई बच जाएगा। क्या हमें यही सिद्ध करना था भाई, सी ई और ए ई ये भी बराबर है, ये सिद्ध करना था। चलो भाई ये भी सिद्ध हो गया, तो हमें भाई सिद्ध क्या हो गया, पूरी चीजें सिद्ध हो चुकी है। यहां पर हमने देखा पहले ये भी सिद्ध कर दिया और ये भी सिद्ध किया, दोनों चीजें सिद्ध हो चुका है, यानी कि एक हमारे पास ये सिद्ध हो गया है और दूसरा हमारे पास ये सिद्ध हो गया है, और क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे वो बड़े आराम से सॉल्व होने वाला है। ओके, चलो भाई स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया है, और उसके बाद चलते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 3 है, और ये क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, फिर से कुछ मैच कर रहा है पिछले ऐसा क्वेश्चन। भाई इसमें भी कहा है इसने क्या कि भाई एक वृत्त हमारे पास है, ठीक है भाई, एक वृत्त खींचा हमने, एक वृत्त है, इसके अंदर 2 जीवाएं हैं, ये भाई जीवा खींची और हमने ये जीवा खींच दी। ठीक है, ये 2 जीवाएं होंगी, और इसने क्या कहा है, दोनों समान जीवाएं हैं, यानी ये जो दो जीवाएं हमें दिख रही हैं ये दोनों समान जीवाएं हैं। यानी मैं इसमें लिखता हूं कि भाई ए बी और ये सी और डी, यानी कि यहां पर हो रहा है ए बी और सी डी आपस में बराबर है। पहली बात तो ये जो कि हमने यहां तक पढ़ा है। ओके, उसके बाद कह रहा है भाई तो सिद्ध कीजिए, भाई क्या सिद्ध करना है कि भाई कि प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी कि ये वाला बिंदु जो है, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र मान लो ये केंद्र है इसका, ठीक है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ओके भाई, क्या करना है, ये कोण आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो भाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, भाई क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर हमने इसको माना O, ये भाई O है इसका वृत्त का केंद्र, और यहां पर लिखा भाई क्या दिया भाई, एक वृत्त, और वृत्त कैसा है भाई, तो वृत्त हमारे पास है O और R, मतलब इसका केंद्र जो है वो O है, उसकी त्रिज्या मान लो R है। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, तो भाई दे रखा है हमें AB और CD बराबर है, यानी AB जीवा जो है वो CD जीवा के बराबर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है भाई, हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहां पर लिखते हैं भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई सिद्ध हमें करना है कि ये दोनों कोण बराबर है, यानी इस कोण के नाम लिखता हूं मैं कि भाई D, और इसका नाम भी कुछ ले लेते हैं भाई, क्या ले भाई, इसको मैंने G ले लिया। ठीक है भाई GO मतलब DGO जो कोण है, यानी यहां पर मैं लिखता हूं भाई क्या, भाई कोण DGO जो है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये हमारे पास आ गया भाई DGO जो है ये बराबर होगा किसके, कोण BGO के, भाई ये बराबर हो गया। हम यहां पर देख पा रहे भाई कोण DGO जो है वो BGO के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया, करते हैं सिद्ध, लेकिन कैसे सिद्ध होगा, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रचना, क्योंकि जहां आपको दे रखा है
कि भाई दो बराबर जीवाएं हैं तो उसके लॉजिक को तो रखना ही पड़ेगा। वो क्या है, तो वो ये है हमारे पास कि हमें इसमें रचना करनी है कि एक लंब यहां से डाला है हमने, ठीक है, और एक लंब यहां से डाला है, क्योंकि ये लंबवत दूरी जो दोनों की है वो बराबर होगी। भाई क्या बराबर होगी। अब इसमें भी क्या है भाई, इसको मान लिया हमने कहीं सी डी हो गया, ई आ गया और एफ आ गया, ठीक है भाई, ई और एफ आई आ गया, ठीक है। तो हमने यहां पर रचना क्या करी है, तो रचना में मैं लिखता हूं भाई ओ एफ जो है, ओ एफ लंब आ रहा है किस पे भाई, सी डी पर, ठीक है भाई, और ओ ई जो लंब आ रहा है, ओ ई जो है ये लंब आ रहा है किस पे भाई, ये आ रहा है ए बी पर, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो यहां पर हमने देखा ये भी लंब आ गया और ये भी लंब आ गया, दोनों लंब आ गया, ये हमने रचना में कर दिया है। अब आते हैं सिद्ध पर कि भाई कैसे सिद्ध होगा। ठीक है, सिद्ध की बात करते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई, सिद्ध करने में हमें सिद्ध करना था ये कोण इसके बराबर, यानी इसमें भी वही करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांक्षम कर देते हैं, अपने आप चीजें सिद्ध होगी। तो भाई कैसे होगा, तो भाई यहां देखिए भाई किस तरीके से होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा क्या कि भाई त्रिभुज कौन कौन सा है भाई, जी ओ एफ, भाई त्रिभुज लिखा हमने जी ओ एफ, ठीक है भाई, तथा त्रिभुज जी ओ ई, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं भाई क्या क्या चीजें बराबर हैं जिससे सर्वांक्षम हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले ये 90 का है और ये भी 90 का है, भाई दोनों कोण 90 के हैं रचना के अनुसार। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई कोण जी एफ ओ ये बराबर होगा जी एफ ओ, हाँ ये बराबर होगा किसके भाई, कोण होगा जी ई ओ के, ठीक है, और ये किसके द्वारा है, तो ये रचना के द्वारा है, ठीक है भाई, ये हो गया। ओके, उसके बाद और क्या बराबर है, तो भाई जीओ जो है, जीओ जो है वो ऊपर त्रिभुज में भी है, नीचे त्रिभुज में, दोनों में ही जीओ है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, जीओ जो है वो जीओ के बराबर है, भाई जीओ जो है वो जीओ के बराबर हो गया। देन तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसका रीजन, तो भाई ये उभयनिष्ठ आएगा, चलो भाई ठीक है, उभयनिष्ठ आ गए यहाँ पे। अब आते हैं थर्ड चीज पे, दो चीज तो बराबर हो चुकी है, क्या क्या बराबर हो गया, पहला हमारा एक कोण बराबर हो गया जो कि क्या थे, दोनों समकोण थे बराबर हो गए, दूसरा जीओ के बराबर हो गया, तीसरी क्या है, तो तीसरा मैं कह सकता हूँ एफओ और ईओ बराबर है। तो भाई मैंने तो यहाँ पर लिख दिया एफओ और ईओ, और आप बताइए भाई क्यों बराबर है, एफओ बराबर में ओ ई है, ठीक है, और इसका रीजन बता दो भाई क्यों है। तो भाई यहां पर हम देख सकते हैं भाई क्या कि भाई ये दोनों रेखाएं इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों जीवाएं बराबर थी, और जीवाएं जब बराबर होती है तो भाई केंद्र से उस पर लंबवत दूरी बराबर होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे समान जीवा की केंद्र से दूरी, भाई समान जो जीवा होती है उसकी केंद्र से दूरी होती है वो समान होती है, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए यहां पर क्या इन तीनों से ये त्रिभुज सर्वांक्षम हो पा रहा है, तो हमने देखा एक तो समकोण बराबर है, भाई एक समकोण बराबर है, एक उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, तो कर्ण होती है, यानी हाइपोटेन्यूज बराबर है, और एक भुजा मतलब साइड बराबर, यानी आर एच एस से ये सर्वांक्षम हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई त्रिभुज कौन सा है, जी ओ एफ ये सर्वांक्षम हो चुका है त्रिभुज जी ओ ई के। भाई ये जो दो त्रिभुज हैं दोनों आपस में सर्वांक्षम हो चुके हैं, और इसका रीजन हमने लिख दिया है कि भाई ये रीजन है आरएचएस, ठीक है भाई, ये आरएचएस से सर्वांक्षम हो गया, डन। चलो ठीक है, अब भाई ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम हो गए, क्या यही सिद्ध करना था, तो नहीं, हमें तो ये कोण दोनों कोण सिद्ध करने थे, लेकिन अब हमें पता है कि ये दोनों त्रिभुज एग्जैक्ट सेम मतलब बिल्कुल सेम हो चुके हैं, और जब बिल्कुल सेम हो चुके हैं तब भाई उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो हम इस अनुसार कह सकते हैं कि भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि भाई तब कोण क्या है भाई, कोण हमारे पास है DGO, क्या सिद्ध करना था भाई, DGO, देखो सिद्ध करना था हमें DGO सिद्ध करना था, सॉरी DGO सिद्ध करना था, हम इसको FGO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब FGO जो है वो बराबर है कोण किसके भाई, EGO के,
ठीक है। और ये क्यों बराबर है, तो इस सर्वांग क्षमता की वजह से बराबर है। और उसका रीजन क्या आएगा, तो जब भी कोई भी चीज सर्वांक्षम के अनुसार से बराबर होती है और सर्वांक्षम होने की वजह से उसकी संगत कोण या बरसभुजा बराबर होती है, तब उसका रीजन लिखते हैं CPCT, जो कि मैं हर क्वेश्चन में बताते जा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये हो गया, CPCT हो गया। अब भाई ये दोनों बराबर थे, यही सिद्ध करना था, तो भाई नहीं, हमें DGO लिखा हुआ है और ये तो FGO है, तो भाई FGO लिखो या DGO, कोण तो G की ही बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे तब, भाई लिख देते हैं एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तब क्या हो जाएगा, कोण DGO जो है वो बराबर हो गया कोण BGO के बराबर हो गया। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, और हम इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम। डन। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करनी है कि भाई एग्जाम में जाके भूलो ना। यहाँ तो चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो ही गए हैं भाई, एग्जाम टाइम पे भी क्लियर रहें, इसके लिए आपको इन क्वेश्चनों को खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसे बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर हमारे पास है प्रश्न नंबर 4, और इसमें क्या कह रखा है, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्त, भाई एक रेखा जो है, ठीक है, जो कि क्या संकेंद्री वृत्त मतलब क्या होता है, मतलब कि दो वृत्त हैं उनका समान केंद्र है, मतलब एक ही केंद्र है, उसे संकेंद्री वृत्त कहा जाता है। तो भाई दो वृत्त हैं, इनका संकेंद्री वृत्त है, यानी एक ही केंद्र वाले वृत्त हैं, जिनका केंद्र O है, भाई केंद्र O दे रखा है। अब इसने जो कहा एक रेखा जो खींच रही है वो इनको काटती ही जा रही है, और कहां पर काट रहे भाई, जिनका केंद्र O है और ABCD पर प्रतिच्छेद करती है, जो रेखा है ये इन 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। चलो ठीक है, अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि AB और CD बराबर है, यानी ये जो AB आपको दे रखा है ना, ये इतना AB और ये CD जो है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। भाई ये कैसे सिद्ध होगा, तो भाई करते हैं इसको सिद्ध, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो भाई दिया है, ठीक है भाई इसमें दिया है लिखा हुआ, भाई दिया है में हम क्या करेंगे, तो भाई इसके केंद्र की बात करें, मतलब इसकी त्रिज्या की बात करें, तो भाई यहां पर हम कह सकते हैं भाई इसकी त्रिज्या में मान लो कि भाई ये R है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर से ना लिख के अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लो R है और इस बड़े वाले की त्रिज्या क्या है, बड़ा R है, ठीक है, इतनी बात हो गई है। ओके, तो इसके अनुसार मैं यहाँ पर लिखूंगा, दिया है में क्या है, वृत्त, दो वृत्त हैं या फिर दो संकेंद्र वृत्त, वृत्त जो कि क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास आ गया भाई OR, और एक है क्या O और बड़ा R, भाई दोनों का केंद्र O है और इस हिसाब से त्रिज्या है उनकी, भाई वृत्त को हम ऐसे ही दर्शाते हैं, तो भाई ठीक है। चलो अब उसके बाद और क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर एक रेखा खींची गई है जो यहाँ पर दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, और हमें इसमें सीधे सिद्ध करना है क्या भाई ABCD के बराबर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है हमें बताना है भाई AB जो है वो बराबर है CD के, भाई AB और CD बराबर है, यानी हम कह सकते हैं ये AB और ये CD आपस में बराबर है। डन। तो चलो ठीक है, इसको करते हैं सिद्ध, कैसे होगा, तो भाई सिद्ध करने के लिए सबसे पहले करनी पड़ेगी रचना इसमें, और रचना में हम क्या करेंगे, तो यहां पर मैंने लिखा रचना, देखो रचना में हम क्या करेंगे, केंद्र से, भाई केंद्र से इस जीवा पर लंब डालेंगे, यानी हम क्या करेंगे भाई, केंद्र क्या है O है, ठीक है, O से मैं एक लंब डाल देता हूं यहाँ पे यहां से एक लंब खींचा जो कि E नाम से खींच दिया, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, OE जो है वो लंब डाल दिया हमने किस पर भाई, AB पर, A और D पर, AD पर हमने OE एक लंब डाल दिया है। ओके चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद करते हैं सिद्ध, किस तरीके से सिद्ध होगा, ठीक है। सिद्ध में भाई पहले हम वृत्त लेते हैं बड़ा वाला, बड़े वाले वृत्त की बात करते हैं, तो भाई वृत्त कौन सा वाला भाई, C, और कौन सा है O, और बड़े वाले की बात की जाए तो R, भाई कैपिटल R, यानी बड़े वृत्त की बात कर रहे हैं। ओके, और इस बड़े वृत्त के अंदर हम देखते हैं भाई क्या, इसमें हम देखते हैं भाई लिखा हुआ है OE जो है लंब है किस पर भाई, AD पर, ठीक है, जो कि किसके अनुसार आ रहा है भाई, रचना से,
ठीक है भाई, इस बड़े वाले वृत्त में हमने एक लंब खींचा, वो रचना से आ रहा है, और इससे क्या मिला हमें? इससे ये मिला हमें एक कंसेप्ट पता है क्या, कि भाई अगर किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो वो उस जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। लंब डालने पे वो उसे समद्विभाजित मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी AE और ED बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि भाई तब AE जो है वो बराबर हो जाएगा किसके भाई? ED के। AE ED के बराबर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम भाई केंद्र से जीवा पर जो लंब होता है, ठीक है, केंद्र से जीवा पर लंब है, इस कारण से हमने इसको बराबर लिख दिया। डन, चलो ठीक है। उसके बाद सेम करते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड कौन सा भाई? हम लिखते हैं सीधे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से वृत्त। कौन सा वाला दूसरा वृत्त है? तो दूसरा वृत्त हमारे पास है भाई O और छोटा r है, ठीक है भाई। इसमें की बात करते हैं तो इस वृत्त में हम देखते हैं, इसमें भी तो OE जो है वो लंब है BC पर, तो हम देखेंगे भाई OE जो है वो लंब है BC पर, ठीक है भाई। OE जो है वो BC पर लंब है, इसमें भी दिया हुआ है। अब देखो हमने लिख दिया इसी प्रकार से, तो दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे अब लिखेंगे भाई ये लंब है, हम सीधे लिखेंगे तब भाई BE जो है ये बराबर हो जाएगा EC के। भाई ये चीज हो जाएगा, ये हमारे पास आ गई समीकरण 1 और ये आ गया समीकरण 2। भाई ये चीज आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे भाई समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। भाई समीकरण 1 में से दो को घटा दिया गया। चलो भाई ठीक है, घटाएंगे। तो घटाने पे क्या दिख रहा है? AE जो है भाई ये पूरा AE है, उसमें से BE को घटाएं। भाई पूरे AE में से BE को घटा देंगे तो क्या AB बचेगा? तो भाई हाँ बचेगा। और क्या हमें AB ही ज्ञात करना है? तो हाँ वही ज्ञात करना है। तो वही हम कर रहे हैं भाई, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। तो मैं लिखता हूं भाई लेफ्ट में से लेफ्ट को घटाऊंगा, तो लिखा भाई AE माइनस में BE बराबर में क्या आएगा? ED माइनस में EC। भाई ये चीज हो गया। ओके, तो ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई इसमें से इसको घटाया BE को, भाई AE में से BE को घटाया तो बचा AB, ठीक है। और भाई ED ये पूरे में से EC को घटाया, EC को घटाया तो क्या बचा? तो CD बचा है, तो CD लिख दिया हमने, ठीक है भाई। ये चीज आ गया, यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ABCD ज्ञात हो चुका है, जो हमें ज्ञात करना था, सॉरी सिद्ध करना था, और वो सिद्ध हो चुका है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसे बड़े आराम से सॉल्व कर दिया है। ओके, तो आप भी इसको कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, और इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसको इरेज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भाई, प्रश्न नंबर 5 है, और ये कह रहा है भाई एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। ठीक है भाई, भाई एक वृत्त है, एक वृत्त हमने खींचा, ठीक है भाई। इसमें इसने कहा है 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, भाई इसकी त्रिज्या 5 है, ये हमें पता है। इसका केंद्र मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये केंद्र O है, ठीक है। इसने कहा है इसमें 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीपा खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और सलमा मनदीप के पास तथा मनदीपा रेशमा के पास फेंकती है। चलो ठीक है, ये तीनों आपस में बॉल फेंक के खेल रहे हैं। अब क्या रखा है, यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है, ठीक है। अब इसने कहा है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो भाई मैंने यहाँ पर बिठाया रेशमा को, ठीक है, ये सलमा हो गई और ये मनदीप हो गया, भाई ये चीज हो गया। ओके, अब इसने ये कहा है कि यदि रेशमा तथा सलमा के बीच, भाई रेशमा और सलमा के बीच की दूरी ये कितनी है, तो ये आपकी 6 की दूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सलमा तथा मनदीप के बीच, भाई सलमा तथा मनदीप के बीच, इनके बीच की दूरी ये भी 6 की है। इसको नीचे लग देता हूँ भाई, ये भी 6 का है, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, प्रत्येक की दूरी 6, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, कौन सी वाली भाई, भाई ये ज्ञात करना है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है, RM हमें ज्ञात करना है। ओके, चलो इसको ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात होगा और इसको देखते हैं भाई। इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, भाई दिया है में क्या आएगा, तो भाई इसमें एक वृत्त दे रखा है, पहले तो एक वृत्त,
और उसमें भी क्या है, इसका केंद्र क्या है तो भाई O है, और इसकी त्रिज्या क्या है तो भाई 5 दे रखी है। भाई केंद्र O है और त्रिज्या 5 है, भाई ये हमें दे रखा है। और इसके अंदर हमें और क्या क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है जो RS जो है वो बराबर है SM के, और ये कितना है 6 मीटर दे रखा है। ठीक है भाई, ये दोनों 6 मीटर दे रखा है। भाई ये भी 6 मीटर है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी 6 मीटर आ गया और 6 मीटर लिख ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो उसके बाद आते हैं भाई किस पे, तो हमें इसमें आना है भाई ज्ञात करना है, तो लिखते हैं ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ज्ञात क्या करना है, तो भाई RM का मान ज्ञात करना है। RM मतलब कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ओके चलो ठीक है। उसके बाद आते हैं किस पे, तो भाई उसके बाद हम आते हैं रचना पे। भाई रचना इसमें करनी पड़ेगी, और रचना क्या करेंगे, तो रचना में हम इसमें करने वाले हैं, यहां से पहले केंद्र से हम इस R को मिलाएंगे, केंद्र से S को मिलाएंगे और केंद्र से M को मिलाएंगे, और हमें पता है तीनों ही 5 के। ठीक है, तीनों ही 5 के, इजी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें रचना करेंगे, भाई ये लंब डाला गया है और यहाँ से इस पर भी लंब डाला गया है। भाई ये चीज़ हम लिखेंगे, भाई दोनों पर यहाँ पर लंब डाला गया है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। नाम क्या रहा भाई इसका भाई RS हो गया, इसको मैंने A माना, इसको B मान लिया। ठीक है भाई, इतनी बात कर दी। और ये जो बिंदु यहाँ पर है इसको हमने मान लिया है भाई, और ABC मान लेते हैं इसको। चलो भाई C मान लेते हैं, इतनी बात हो गई है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें रचना में हैं। तो यहाँ पर हमने भाई OR, OC, OS और OM, OR, OS तथा OM को मिलाया। ठीक है भाई, इतना मिला दिया गया। उसके बाद और क्या किया गया है, तो और हमने किया है भाई OA जो है वो लंब खींचा है RS पे। ठीक है, OA जो है वो RS पर लंब खींचा है, और साथ में गए OB जो है, OB जो है वो लंब खींचा है हमने किस पे भाई, SM पे। SM पे लंब खींच दिया गया है, यानी हमने OB जो है वो SM पे लंब खींचा है, और OA जो है वो RS पे लंब खींच दिया है। इतनी बात कर दी है। चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे भाई, हल पे आते हैं। भाई हल कैसे होगा इसका, ठीक है, हल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हल में मैं देखता हूँ भाई क्या होगा, तो भाई इसमें हम देख पा रहे हैं ये 90 का बन रहा है और ये 90 का बन रहा है। ठीक है, और कभी भी केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो केंद्र को समद्विभाजित करता है। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पर हम कह सकते हैं जब OA लंब है किस पे भाई, RS पे, यहां लिखेंगे तब RA और AS ये बराबर होंगे, और ये कितने के होंगे, 3 मीटर के होंगे। ठीक है भाई, इसी के साथ यहां पर मैं लिख देता हूं जब OB लंब है किस पे भाई, SM पे, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे क्या भाई, SB बराबर BM होगा और बराबर में 3 मीटर होगा। भाई ये चीज़ हो गया। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का। अब इसका भी यूज़ होगा तो करेंगे। ओके चलो भाई करते हैं। अब देखो और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखो एक शेप हमें और दिख रहा है, क्या भाई, हम देखते हैं भाई चतुर्भुज ORSM, इन दोनों की बात करते हैं। ORSM में देखा जाए तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है भाई, है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है भाई, है। ठीक है, और भाई एक चीज याद रखना, एक होता है पतंग का शेप। पतंग का शेप कैसे होता है भाई, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें ये भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। तो भाई क्या ऐसा है, तो भाई बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो एक पतंग का शेप बना रहा है, मतलब ये पतंग की आकृति बनाता है। और वो कैसे, क्योंकि इसमें भी तो ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है भाई, ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी पूरा एक पतंग का ही शेप बना रहा है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, पतंग का शेप बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। तो ये हमने लिख दिया, पतंग का शेप बना रहा है, मतलब कि उसके अंदर जो इसके विकर्ण होंगे वो एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे, और जो ये वाला विकर्ण होगा ये से लंब समद्विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, बनाता है, तब हम सीधे लिखते हैं, तब भाई OS जो है वो लंब होगा किस पे, RM पे। ठीक है, और साथ में लिखेंगे तथा भाई RC जो है बराबर में क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। भाई ये हमें पता चल गया।
ठीक है, कैसे? क्योंकि ये एक पतंग के आकार का बन रहा था इसलिए हमने लिख दिया। यानी अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये लंब आ चुका है। ओके, इतनी बात आ गई है, चलो ठीक है। अब भाई एक चीज और ध्यान रखना कि इसकी सारी त्रिज्या जो है 5 की थी, मतलब ये 5 का ही होगा। ठीक है, ये 5 का है, ये 5 का है और ये 5 का। त्रिज्या 5 है तो 5 ही रहेगी। ओके, तो अब यहां पर निकालते हैं क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल निकालता हूं भाई ORS का। भाई ORS का क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना आएगा? तो ORS का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हम निकाल सकते हैं 1/2, ठीक है। और आधार RS को मानते हैं तो भाई RS ले लिया, ठीक है। और ऊंचाई किसे मानेंगे? तो भाई इसे मानेंगे, किसको? भाई OA को मानेंगे। भाई OA तो हमें पता नहीं है, भाई OA तो पता नहीं है, तो क्या करते हैं, पहले OA को निकाल लेते हैं फिर निकालेंगे इसको, ठीक है। पहले OA को निकालते हैं। अब यहां पर देखिए भाई त्रिभुज कौन सा वाला? भाई OAS में, भाई त्रिभुज OAS में इसकी बात करते हैं। तो भाई इस त्रिभुज में आप देख सकते हो ये 90 का है, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं भाई कोण OAO जो है OAS, ये 90 डिग्री का है और इस हिसाब से इसमें लगेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है? भाई कहता है भाई कर्ण का वर्ग जो होता है, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग, यानी 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग, यानी इसका वर्ग, OS का वर्ग जो होगा वो AS का वर्ग प्लस में OA का वर्ग, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। डन। भाई इसका वर्ग और इसके वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग जो है वो OS के वर्ग के बराबर हो गया। डन। चलो भाई ठीक है। अब भाई इसमें इसके मान को रखते हैं, तो OS क्या है? तो भाई OS तो इस वृत्त की त्रिज्या है। तो भाई त्रिज्या कितने की थी? 5 की, तो हमने इसको लिखा 5 का वर्ग, ठीक है। AS कितना है? तो भाई AS हमने निकाला अभी 3 का। कहाँ है भाई? AS 3 का निकाला था, तो हमने यहां पर लिखा इसे 3 का वर्ग, प्लस में OA का वर्ग आ गया, ठीक है। इस 3 के वर्ग को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? तो भाई 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, वो इस साइड आके घट जाएगा, ठीक है। बराबर में OA का वर्ग है, ठीक है। ये आ गया 16, बराबर में OA का वर्ग आ गया, और वर्ग मतलब रूट हो जाएगा, रूट मतलब 4 हो जाएगा, यानी OA का मान कितना आ गया? भाई इसका मान 4 आ गया, यानी 4 लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई, ये OA जो है ये 4 का आ गया है, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 4 का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल कौन सा? ORS की बात करते हैं। भाई लिखा हमने क्षेत्रफल ORS में। भाई ये ORS का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई क्षेत्रफल क्या है ORS का? तो 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है तो हम ये लंब लेंगे। तो भाई RS 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई जो कि OA है, भाई यही होगा 1/2 RS गुने में OA, यही होगा। RS कितना है? तो भाई 6 है। OA कितना है? तो भाई 4, हमने अभी निकाला है, OA 4 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये आ जाएगा भाई 1/2 गुने में 6 गुने में 4 आएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताइए, क्या इसी त्रिभुज का ORS को ही में ही अगर मैं आधार OS को मान लेता तो क्या ऊंचाई RC नहीं होता? तो भाई बिल्कुल होता, ठीक है। भाई ये भी तो लंब है तो हम इसको भी तो ले सकते थे, OS गुने में RC भी लिखा जा सकता था, तो इसी को मैं साथ में लिख देता हूं यहाँ पे। भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और आधार क्या है हमारे पास? तो भाई OS और RC, OS आधार है और RC क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो भाई इसको भी यहाँ पर साथ में लिखते हुए चलते हैं। OS कितना है? तो OS हमारे पास क्या है? तो भाई OS को हम देख पा रहे हैं, OS जो है वो इसकी त्रिज्या है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या मतलब 5 है, तो हमने इसको लिखा 5, तो भाई ये 5 आ गया। और RC क्या है? तो ये नहीं पता, तो इसको रहने देते हैं। भाई 1/2 जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, इस 1/2 से 1/2 कट गया, 5 को नीचे ले आते हैं, ये कितना है 6 24 और ये 5 नीचे भाग में आएगा, अब बराबर में RC आ गया। भाई 5 से जब मैंने इसको भाग किया तो 5 चौक 20 और 4.8 मीटर आ गया है, जो कि RC आ गया, ठीक है भाई। RC का मान कितना आ गया? 4.8 मीटर। तो भाई RC यानी R से C तक ये कितना आ गया? 4.8 मीटर आ गया। डन। चलो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो OA था, OC था, वो RM पर लंब था, और RM क्या है? इस वृत्त की जीवा है, भाई है जीवा। तो हम यहां पर कहेंगे क्या? जब OC जो है वो लंब है RM पे, ठीक है ना, और फिर लिख देंगे तब RC बराबर में, भाई देखते हैं OC जो अगर RM पर लंब है तो ये RC है वो CM के बराबर होगा, क्योंकि कभी भी केंद्र से जीवा पर लंब खींचे तो वो उसे समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो हम लिख सकते हैं RC बराबर में CM लिख देंगे। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब भाई RC कितना है? 4.8, मतलब CM भी 4.8 का आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया भाई, ये आ गया। अब हम लिखते हैं भाई क्या ज्ञात करना था? हमें RM ज्ञात करना था।
भाई यही याद करना था हमें, भाई कहाँ गया ये RM हमें याद करना था। तो RM कैसे निकलेगा, तो भाई RC में CM को जोड़ देते हैं तभी RM आएगा। तो हम लिखते हैं भाई यहाँ पे क्या, RC में जोड़ दिया CM को, और ये दोनों कितने हैं, तो ये है 4.8 प्लस में 4.8, भाई यही है। और इसे लिख सकते हैं 9.6, भाई ये इतने मीटर का हो गया। यानी इससे फाइनली हमारा आंसर आता है कि RM यानी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी जो है वो कितनी आ रही है, 9.6 मीटर आ रही है। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है और मैं आपको बताता हूँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब ये एग्जाम में आता है तो अच्छे से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अब आपके नहीं छूटेंगे क्योंकि अब आपने ये क्वेश्चन देख लिया किस तरीके से होता है। और अब आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, खुद से 1-2 बार करके देख लेना कि भाई ये आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके अदरवाइज पसीने आपके भी छूट जाएंगे, क्योंकि अभी तो समझ में आ गया, उस टाइम पे आके आप भूल जाओगे कि करना क्या है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया आपने, इसका भी ले लिया, मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6 में, और 6 में क्या कह रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क जो है भाई 20 मीटर त्रिज्या वाला एक गोल पार्क है, एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक है भाई, 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिमाप पर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, अब इसने कहा और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। ठीक है, मतलब उन्होंने एक खिलौना टेलीफोन होता कैसा है मैं आपको बता दूं, एक पाइप जैसे वो वायर आपने देखी होगी, ये एक पाइप जैसा एक वायर होता है, उसमें पाइप जैसी वायर अगर कनेक्ट कर दिया जाए एक गोले में, जैसे एक गोला हमारे पास है। ठीक है, एक को यहाँ बिठाया, एक को यहाँ बिठाया और एक को यहाँ बिठाया, तीनों अगर क्या करें ना उस पाइप से को, पाइप होता है उसको पूरा कनेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक खींच दें, यहाँ से यहाँ तक खींच दें, और उस पाइप में क्या करते हैं, इस पाइप के अंदर आगे एक कुप्पी जैसी ऐसी लगा ली जाए। ठीक है, और इस साइड भी बहुत दूर पाइप है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कुप्पी जैसी लगा जाए, यहाँ से आप बोलोगे यहाँ बड़ी अच्छी आवाज़ आएगी, यानी आवाज़ बड़ा अच्छा आप ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ से आराम से उसको बोलना, यहाँ से अपने आप उस पाइप के थ्रू इसके अंदर यहाँ पर इसको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, इस तरह का खिलौना यहाँ पर टेलीफोन खिलौना इसे कहा जाता है। तो भाई यही यहाँ पर कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ कर रहे हैं। अब इसने देखो क्या कहा है, 20 मीटर त्रिज्या वाला गोला, मतलब इसकी त्रिज्या क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, एक कॉलोनी में स्थित 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड, मतलब मैं इसका नाम लिख देता हूँ, अंकुर, सैयद और डेविड है, ये 3 हो गए। ठीक है भाई, इसके सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, मतलब बराबर दूरी मतलब इन तीनों की जो दूरी है वो बराबर है। चलो ठीक है, अब उसके बाद है प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है आपस में बात करने के लिए, प्रत्येक फोन की डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर इनके डोर की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इसमें कहा जाए इनके पास इस तरह से डोर है। ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। डन। तो भाई कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आते हैं किस पे, तो भाई इसमें इसका केंद्र पहले लिख लेता हूँ, इसका केंद्र क्या है, केंद्र O है। ठीक है, और त्रिज्या हमें 20 मीटर दे ही रखा है। इसमें सबसे पहले आते हैं, दिया है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, यहां पर देखते हैं भाई एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र कितना है, इसका केंद्र है O और त्रिज्या कितनी है, तो 20 मीटर है। ठीक है भाई, ये वाला वृत्त हो गया हमारे पास। ओके, अब इस वृत्त में क्या क्या चीजें हैं, तो इस वृत्त में भाई एक तो ये हो गया, और कुछ दे रखा है इसमें। अच्छा, इसमें दे रखा है इन तीनों के बीच की दूरी बराबर है, यानी इसमें हमें दे रखा है कि भाई AS बराबर SD है, बराबर में AD है। ठीक है, इन तीनों की दूरी बराबर है, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बन चुका है। डन। चलो ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करना क्या है, इसमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई सिद्ध करना है कि ज्ञात करना है। भाई इसमें हमें प्रत्येक डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम इसमें लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ज्ञात करना है कि बात करें तो भाई कैसे ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, ज्ञात हमें करना है कि भाई AB AS प्लस SD प्लस AD ये तीनों की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब तीनों की लंबाई को जोड़ के हमें बताना है कि कुल डोरी की, अच्छा कुल पूछा है कि प्रत्येक पूछा है, प्रत्येक फोन की डोरी पूछा है, मतलब एक पूछा है। अगर कुल पूछता तो तीनों को जोड़ना होता, इसने प्रत्येक पूछा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई AS क्या, मतलब कोई भी एक, भाई इसको ज्ञात कर लो या इसको कर लो, इसको कर लो, प्रत्येक मतलब एक की बात कर रहा है। याद रखना एक चीज कि प्रत्येक कहा है मतलब एक की बात होगी, और कुल कहे तो भाई तीनों की बात होगी। ओके चलो भाई ठीक है, इसके बाद हम इसमें करते हैं रचना, क्योंकि रचना करने की जरूरत है।
तो रचना में क्या करेंगे, तो रचना में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कोई भी समबाहु त्रिभुज जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज वो भी क्या है, वृत्त के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर मैं इसकी माध्यिका खींचूं, इसकी माध्यिका खींचूं और यहाँ से माध्यिका खींचूं, ठीक है, तो ये जो माध्यिका खींची जाती है, जो माध्यिका खींची जाती है वो हमेशा किस अनुपात में होती है, तो भाई 2:1 में होती है, यानी ये हिस्सा 2 होगा और ये 1 होगा। सेम चीज यहाँ चलेगा, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक यहाँ से मैंने एक माध्यिका खींच दी इसे, जो कि केंद्र से होकर ही जाएगी, ठीक है, माध्यिका है। अब ये माध्यिका है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 2 हिस्सा होगा, ये 1 हिस्सा होगा, भाई ये चीज होगा। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली ही लिखेंगे। तो भाई पहले तो लिख देते हैं भाई रचना में कि क्या हमने ज्वाइन किया है, तो ए ओ, और यहाँ पर मैं इसमें कर देता हूँ भाई ए बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बी लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमने ए ओ बी को ज्वाइन किया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई क्या, ए ओ बी खींचा गया, ठीक है, ए ओ बी को खींचा गया। अब ए ओ बी जब भी खींचोगे तब ये अपने आप ये माध्यिका होगी। अब यहां पे लिख दिया खींचा गया जो त्रिभुज ए बी ए डी एस के की माध्यिका है, ठीक है भाई, ये क्या है, माध्यिका हो गई। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो पूरी रेखा है वो इस त्रिभुज की माध्यिका होगी। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहां पर आते हैं भाई इसमें हल पे, तो यहां लिखा भाई हल, ठीक है। हल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हल के अकॉर्डिंग की बात की जाए यहाँ पर, तो भाई एक वृत्त है यहाँ पे, ठीक है, और वृत्त के अगर केंद्र से ये रेखा जा रही है, वृत्त के केंद्र से रेखा जा रही है, तो ये इस पर लंबवत भी तो जाहिर ही होगी। भाई एक चीज तो है, माध्यिका है तो लंबवत तो होगी, ठीक है, लंबवत होगी। लेकिन अब अगर ये केंद्र से जा रही है और ये माध्यिका भी है, तो ये 2:1 में विभाजित करेगा, जैसा मैंने अभी शुरू में ही बताया था। और उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी एस में माध्यिका ए बी को वृत्त का केंद्र किसमें भाई 2:1 में विभाजित करेगा। करता है, ठीक है भाई, ये 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो भाई तब ए ओ बटे में ओ बी जो है, भाई ए ओ बटे में ओ बी, ए ओ बटे में ओ बी, ये 2 हो रहा है और ये 1 हो रहा है, ठीक है। तो ए ओ बटे में ओ बी जो है ये आपका 2/1 आ जाएगा। चलो भाई ये बात हमारे पास आ गई है। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, भाई इसमें ज्ञात क्या करना है, भाई इसी के अंदर देख लीजिए, अगर ये 2/1 आ गया, यानी हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो भाई हम कह सकते हैं एओ हमें पता है, कितना पता है भाई एओ, भाई एओ हमें पता है त्रिज्या 20 है, और हम यहाँ देख पा रहे हैं एओ जो है वो तो त्रिज्या ही है, यानी इस एओ की जगह मैं त्रिज्या लिख सकता हूँ, और वो कितना आ रहा है, भाई एओ की जगह लिखा 20 और बटे में ओ बी है और बराबर में 2/1 है। इस ओ बी को उधर, सॉरी 2/1 है, इस ओ बी को इधर भेजा, 2 को नीचे भेजेंगे तो 20/2 बराबर में ओ बी आएगा, और इसको मैंने काट दिया तो ये 10 आएगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं ओ बी का मान कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। चलो भाई ठीक है, ये ओ बी जो है वो 10 मीटर का आ गया, ये 10 का आ गया, ये 20 का आ गया, यानी इसकी जो ये माध्यिका है, यानी इसकी जो माध्यिका है तो वो कितनी आ गई, तो हम लिखते हैं तब माध्यिका जो ए बी है वो कितना हो चुका है, तो भाई ये 20 और 10, इसको जोड़ के पूरा लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आ गया भाई 20 और 10 आ गया, जो कि आ गया 30 मीटर आ गया। चलो भाई ठीक है, इतनी बात हो गई, 30 मीटर आ गया। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं ये जो रेखा है ये यहां पर लंब आता है, लंब आती है, ठीक है। लंब का मतलब क्या होगा, तो लंब का मतलब होगा इस भुजा को आधा आधा कर रहा है, कितना कर रहा है भाई, आधा आधा कर रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे आधा कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं भाई ये अगर पूरा का पूरा 2x है, इसको पूरे को 2x मान लिया जाए, ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये x आएगा भाई, ये x आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो 2x था और ये माध्यिका है तो ये भी x आएगा। अब देखो क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और x को आराम से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले तो मानते हैं, माना क्या भाई, भुजा को 2x मान लिया गया, तो यहाँ पर लिखते हैं माना as बराबर में 2x है, ठीक है ना, और लिख सकते हैं तब, भाई तब क्या होगा, तो तब हम लिख सकते हैं ये bs जो है ये x होगा, तो हम इसको लिखेंगे भाई bs क्या है, ये x है,
ठीक है भाई, इतनी बात होगी। अब उसके बाद हम आएंगे त्रिभुज कौन सा वाला, ए बी एस के अंदर। भाई हम आते हैं त्रिभुज ए बी एस में। भाई त्रिभुज ए बी एस में इसमें देखा तो कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। भाई कोण बी 90 डिग्री का देख पा रहे हैं हम यहाँ पे। भाई ये कोण बी 90 डिग्री का है। ओके, अब ये 90 डिग्री का तो यहाँ पर पाइथागोरस लगेगा, तो भाई लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं भाई, सीधे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए 90 के सामने वाला, भाई 90 के सामने वाला कर्ण ए एस है, तो भाई ए एस का वर्ग जो होगा, भाई ए एस का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस में बी एस का वर्ग। भाई ये चीज होगा। भाई देख पा रहे हैं भाई 90 के सामने वाला ए एस है, इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस क्या कहता है, 90 के सामने वाली रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है, ठीक है, बड़ी भुजा होती है जिसे कर्ण कहते हैं, उसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके, तो अब इनके मान को लिखते हैं। मान को लिखा तो भाई ए एस कितना है, तो ए एस की बात करें तो ए एस को 2x माना था, तो 2x का स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, ए बी कितना था, तो भाई ए बी की बात करें तो ए बी हमने निकाला है कितना, 30 मीटर निकाला है, तो भाई इसको लिखा 30 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी एस कितना, तो ये एक्स का स्क्वायर था। ठीक है, इसको खोला तो ये 4x का स्क्वायर होगा, और इसको खोला तो ये 900 आएगा, इसको खोला तो ये x का वर्ग है, इसको उठा के इस साइड लाते हैं, तो भाई 4x का स्क्वायर में से एक x का स्क्वायर घटाएंगे। भाई ये घटा दिया हमने, बराबर आ रहा है 900। ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर और बराबर में 900 है। भाई एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो ये कितना होगा, तो 900 बटे में 3 आ जाएगा। भाई ये 3 उठ के नीचे आ जाएगा, 3 से मैंने इसको काट दिया तो ये आ जाएगा भाई 300 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। स्क्वायर जैसे मैं करता हूँ हटाता हूँ तो इस साइड लगेगा रूट, और रूट कैसे, तो मैं 3 गुने में 100 कर दूँ और फिर रूट लगा दूँ। क्या ऐसे करा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल। भाई 3 गुने में 100 क्यों किया, क्योंकि 100 जो है वो 10 गुने 10 यानी 10 का वर्ग है। यानी अब मैं लिख सकता हूँ कि भाई x का मान कितना आ गया, तो भाई 10 कैसे आया भाई, 100 जो होता है वो 10 गुने 10 मतलब 10 का वर्ग होता है, और वर्ग से रूट कट जाएगा और 10 बाहर, और रूट 3 बच जाएगा क्योंकि 3 के पास कोई भी वर्ग नहीं था। तो ये आ गया, इतने मीटर आ गया, ये तो x आ गया। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है भाई ए एस ज्ञात करना है, ये पूरा ए एस ज्ञात करना है। ए एस कितना माना था, 2s माना था, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई तब ए एस जो है ये कितना होगा भाई 2x, यानी 2 गुने में 10 रूट 3, यानी कि आ रहा है 20 रूट 3 मीटर आ रहा है। भाई ये आ गया ए एस का मान। ठीक है, ए एस का मान कितना आ गया, 20 रूट 3 मीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ए एस कौन सा है, ए एस ये है, ये 20 रूट 3 आ चुका है। ओके, तो इसी के साथ हम यहाँ पर ज्ञात कर पा रहे हैं कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितनी है, भाई 2x 20 रूट 3 है। यहाँ पर हमने देख लिया प्रत्येक डोरी की लंबाई कितनी है, 20 रूट 3 है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, भाई प्रत्येक फोन के डोरी की लंबाई 20 रूट 3 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक फोन के डोरी की लंबाई 20 रूट 3 मीटर है, और ये आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके बाद हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्नावली 10.4 खत्म हो चुकी है। यहाँ पर हमने देखा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रश्नावली है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा भाई, ये जो हमने 6 क्वेश्चन किए हैं और एक उदाहरण किया है, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, और इन्हीं सही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये तो आपको आने चाहिए, ये तो कंफर्म आने चाहिए। 6 ही क्वेश्चन है, ये आप बार बार प्रैक्टिस करके इसको सीख लेना। ओके, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट समझा ही दिए गए हैं, हर चीज़ आपको क्लियरली बता ही दी गई है, और कोई भी तब भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पर यहाँ पर हमें ये दिक्कत आई है, इसको भी रिजॉल्व कर दीजिए। ओके, तो वो भी आपको बताया जाएगा, लाइव सेशन होगा, या फिर कमेंट में भी आपको बताया जा सकता है, वहाँ पर भी आपको कंफर्म किया जा सकता है भाई उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या मतलब समझाने की कोशिश की जा सकती है, और नहीं होता है तो भाई लाइव सेशन लाएंगे, उसमें आपको चीज़ें क्लियर करवाई जाएगी। ओके, चलो भाई ठीक है, तो भाई आपने इसको पूरा कंप्लीट देख लिया, यानी अब आपको बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो। इंटेलिजेंट क्यों हो चुके हैं, क्योंकि आप इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लिया। 10.1 2 3 4
4 तक कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद भाई नेक्स्ट सेशन में हम 10.5 को भी कंप्लीट करेंगे और उसमें भी देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसको भी कंप्लीटली पूरा खत्म करेंगे। ओके चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं 1-2 चैप्टर, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फ्री पर करवाया जाता है। चलो भाई इसमें देखते हैं भाई कैसे करवाया जाता है और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे तो वेबसाइट पर आते ही आपको मिलेगा पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में। ओके और वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए भाई जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग सेक्शन अवेलेबल है, जो कि सबसे पहले केजी से 12 तक इंग्लिश मीडियम है। उसके बाद CUET के एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है, फिर CBSE 7वीं से 12वीं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और उसके बाद कहा जाए और भी बहुत सी चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हो IIT, JEE, नीट, UPSC, ओलंपियाड, NTSC, स्पोकन इंग्लिश, मतलब बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो भाई इतनी तैयारी जब हो रही है तो अब आपको बाहर जाने की जरूरत तो है ही नहीं। यहाँ पर हर कोर्स की तैयारी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में और बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ओके तो भाई तो बहुत अच्छी बात है, तो कर फ़ायदा उठाओ इसका। और कैसे फ़ायदा उठाना है, तो भाई जैसे कि आप लोग हो यूपी बोर्ड में तो आप यूपी पर क्लिक करोगे। ओके आप लोग हो भाई कक्षा 9वीं पर तो 9वीं पर क्लिक करोगे, और 9वीं पर क्लिक करते आप देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल दिख जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मान लो आपको गणित विषय का पूरा कंप्लीट कोर्स दिख रहा है, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। वॉच नाउ पे क्लिक करते आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे भाई क्या है, भाई विशेष सूची पार्ट 1, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ओके और इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर आपको मिलता है जैसे कि भाई प्रश्नावली 1.1 और उसके अवधारणाएं, उदाहरण, मतलब क्या है, सबसे पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया जाता है। उसके बाद जैसे कि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो उसकी भी सीरीज अवेलेबल है, यानी उसके भी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं आपको। और उसके बाद मिलता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उसके बाद चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन मिलता है, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करवाया गया है। इस तरह की वीडियोस भी आपको मिलती हैं। ओके ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या चीज़ें हैं भाई, तो और आपके इसके आगे और भी बहुत सी चीज़ें हम लाने वाले हैं, जैसे कि टेस्ट पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो भी चीज़ें आएंगी। तो भाई आप साथ में बने रहिए, पूरा लेक्चर देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ओके तो भाई आपको फायदा उठाना है तो आपको जस्ट ये करना है कि चैप्टर पर क्लिक किया, उसके बाद वीडियो की लिस्ट आई, जो भी वीडियो देखनी है उस पर क्लिक किया, और क्लिक करते पूरा वीडियो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके तो आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी है, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इनका फायदा मिल पाए। ओके तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।